राय आधी रात को जाग रहा था। मैक्स की बातों ने इसे नए सिरे से पुरुम्मीद कर दिया था। इसके जहन में कोई खास वजह नहीं थी, लेकिन राय ने डबल एम प्रोप्राइटर के विजिट का इरादा किया। वो मंजिल मकसूद पर पहुंचा तो बड़े तज्जुब में पड़ गया। मार्क की BMW बाहर ही खड़ी थी। वो बिल्डिंग में दाखिल हुआ, सर उठा के देखा, मार्क के ऑफिस की खिड़की से रोशनी झलक रही थी। इसने लिफ्ट में कदम रख दिया। ऊपर पहुंचकर रॉय ने बेल के बटन पर उंगली रखी। रॉय ने इंटरकॉम पर नाम बताया। मार्क ने दरवाज़ा खोला। वो जल्लाहट को दबाने में नाकाम रहा। हेलो, रॉय ने कहा। मार्क ने गोया ज़बरदस्ती जवाब दिया, आ जाओ, तुमने सरप्राइज़ दिया है। मार्क इसे बोर्ड रूम में ले आया। मैं यहाँ से गुजर रहा था और रोशनी देखकर आ गया। बैठने से पहले ही जेब से वो ब्रेसलेट निकाल लिया जो एशले ने इसे दिया था। ये मुझे सीढ़ियों पर मिला था, पता नहीं किसका है। मार्क ब्रेसलेट को घूरता रहा, फिर बोला, दरअसल ये मेरा ही है, ना मालूम ये सीढ़ियों पर कब और कैसे गिरा। अच्छा हुआ कि मेरी नज़र पड़ गई, रॉय ने कहा। बेशक, शुक्रिया, मार्क ने कहा। ताहम वो कंफ्यूज दिखाई दिया। ताहम ब्रेसलेट इसने दाएं कलाई पर जड़ लिया। तुम्हारा ऑफिस मुतासिर कुन है, यकीनन कारोबार अच्छा जा रहा है, राय ने तबसरा किया। हाँ, ऐसा ही है, मार्क ने हत्तुल इम्कान शाइस्तगी से कहा। काफ़ी पीना पसंद करोगे या कुछ और? शुक्रिया, मूड नहीं, रॉय ने इनकार किया। चंद बातें करनी है। हाँ ज़रूर। कंपनी में तुम्हारा और माइकल का शेयर बराबर है? नहीं नहीं, मेजर शेयर माइकल का है। राय ने बगौर इसके बॉडी लैंग्वेज का जायजा लिया। गैर मुतवाज़न हिस्सों की वजह से कोई मसला तो नहीं है? नो ऑफिसर, माइकल इसका हकदार है। हमने सर्च का दायरा बढ़ाया था, हमें एक बॉडी मिली है, लेकिन वो फाल सलाम था। मेरा मतलब है वो माइकल की बॉडी नहीं थी, राय ने बताया। कौन था वो आदमी? एक मकामी जवान था, मुतवस्सित तबके का। इसके डैडी के पास ट्रक है, वो क्रैश रिपेयरिंग का काम करते हैं, ज़्यादातर ट्रैफिक डिवीजन के लिए। कैसे कत्ल किया गया है, ऐसा ही मालूम होता है, राय ने कहा। फिर वक्फा देकर सवाल किया, क्या ये बात दुरुस्त है कि तुम दोनों का एक बैंक अकाउंट कैमियन आइलैंड में भी था? मार्कर अंदर ही तिल मिला गया। हाँ, वहाँ हमारी एक कंपनी HW इंटरनेशनल प्रोप्राइटर के नाम से है। शेयर्स 2/3 और 1/3। रॉय को ग्लैन की दी हुई इतला याद आ गई। कम अज़ कम वहाँ £1 मिलियन डिपॉजिट है, मोटी रकम थी। इंश्योरेंस पॉलिसी किस किस्म की है? क्या इसमें कोई ऐसी शिक है जिसका ताल्लुक तुम दोनों की ज़िंदगी से हो? वो एक अमूमी इंश्योरेंस है। क्या तुम पॉलिसी देखना पसंद करोगे? मार्क ने पेशकश की। नहीं, तुम फैक्स कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, मार्क ने मुस्बत अंदाज इख्तियार किया। रॉय सीढ़ियाँ उतरकर कार की तरफ जाते हुए सोच रहा था कि मार्क और एशले दोनों झूठे और मशकूक किरदार हैं। एशले ने जानबूझकर गलत ब्रेसलेट रॉय के हवाले किया, मतलब वाज़ेह था। मशकूक तर बात यह थी कि अगर ब्रेसलेट मार्क का था तो एशले के घर में इसकी मौजूदगी का मतलब क्या था? अजियत ने माइकल की हालत गैर कर दी। वो चीख भी नहीं सकता था, इसकी उंगली को पहले जोर से काट दिया गया, खून बह रहा था। माइकल ने देखा कि इसकी कलाई पकड़ने वाले के हाथ पर घने बाल थे, सर पर स्याह हुड था, आंखों की जगह हुड में 2 झुर्रियाँ थीं। ट्यूब के जरिए बर्फ का चूरा माइकल की जख्मी उंगली पर लगाया जा रहा था। ताहम दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था। तुम मुझे विक नाम से पुकार सकते हो, इसने माइकल से कहा और बैंडेज निकालकर उंगली की मरहम पट्टी करने लगा। देखो, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बचा ली है, इसके लिए कुछ इनाम तो मेरा भी बनता है। मैंने जो मालूमात जमा की हैं इनमें अखबारात का भी हिस्सा है। तुम्हारे पास खासा माल है, जबकि मेरा हाल मुख्तलिफ है। पानी पियोगे? माइकल ने सर को जुम्बिश दी। वो सोचने के लिए जहन हमवार करना चाहता था, लेकिन अजियत और कमज़ोरी सदरा थी। पानी पिलाने के लिए तुम्हारे मुँह से टेप हटाना पड़ेगा और तुम शोर नहीं मचाओगे, समझ गए? माइकल ने फिर असबात में गर्दन हिलाई। टेप हटने पर रुखसार और होंठों में जलने शुरू हो गई, लेकिन पानी की नेमत के आगे ये जलन कुछ न थी। पानी पीकर उसकी हालत में बेहतरी पैदा हुई। कुव्वत शामा ने नागवार नमी और भूख महसूस की। जैसे जैसे इसका जहन साफ हो रहा था, खौफ में भी इजाफा हो रहा था। तुम मुझ तक कैसे पहुंचे? माइकल ने सवाल किया। मैंने पूरा हफ्ता कैंप फैन में गुजारा। फ़ोन कंपनियों के लिए मैं जनूबी इंग्लैंड में मोबाइल फ़ोन के टावर चेक करता था। मैं अपनी मखसूस किट के जरिए तमाम रेडियो स्कैन करता था, कोई भी गुफ्तगू सुन सकता हूँ, मोबाइल फ़ोन, पुलिस चैट्स वगैरह, कुछ भी। बुध के रोज़ जब मैं काम खत्म कर चुका था, तब मैंने तुम्हारी और डेवी की बात सुनी। मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई। मैंने खबरों पर भी नज़र रखना शुरू कर दी। ताबूत की इत्तला भी मुझ तक पहुंची। मैंने ब्राइटन के प्लानिंग ऑफिस पर भी नज़र रखी। मैंने ये मालूम कर लिया कि तुम्हारी कंपनी जंगल के एक हिस्से को अपने प्लान में शामिल करके अप्लाई कर रही है। तुम लोग जिन शराबखानों पर गए वो तुम्हारी ज़मीन की आने वाली प्लानिंग के रास्ते थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक तुम्हारे दोस्त अहमक थे, इन्हें तुमको मज़ीद दूर लेके जाना चाहिए था। अब तुम मुझे कैमियन आइलैंड की दौलत के बारे में बताओ, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तुम्हें बता दिया है कि पुलिस को भी सुन सकता हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के बदले में क्या वो मेरे लिए एक इनाम साबित नहीं हो सकता? सुबह के 8:30 बजे थे। 6 रोड 6 हाउस में ऑपरेशन सालसा की मीटिंग थी। बॉडी की डेवी व्हीलर के नाम से शनाख्त हो चुकी थी। इसके सिवा कोई नई बात सामने नहीं आई थी। मैक्स ने रॉय को जो मालूमात फराहम की थी वो रॉय ने अपने तक महदूद रखी थी। दूसरी चीज़ रात का विजिट था जो इसने डबल एम के ऑफिस में किया था। मीटिंग के बाद वो सुरेश ट्रायल के ज़िम्मन में कोर्ट चला गया। शाम 8:30 बजे वो दोबारा मीटिंग में शरीक था। टीम के चेहरों पर नजर पड़ते ही इसको अंदाजा हो गया कि मामला आगे बढ़ा है। बेलामोय ने इसे बताया कि डेवी के बाप फिल हेलर का फ़ोन आया था।
इसने कहा कि वो नहीं जानता कि बात अहम है या गैर अहम, ताहम इसने बताना ज़रूरी ख्याल किया। इसके बयान के मुताबिक जुमेरात से इसका बेटा वाकी टाकी के जरिए वक्तन फ़वक्तन माइकल हैरिसन से बात करता रहा था। एक्चुअली मार्क के ऑफिस में थी, इसका मूड बदला हुआ था। इसने कब से बाजू मार्क की गर्दन में हायल किए हुए थे और बोली आई लव यू। मार्क ने इसकी जुल्फों से फूटने वाली खुशबू को गहरे सांस के साथ फेफड़ों में भरा। आई लव यू टू। वाकई, वो बोली, कई दिन से तुमने गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया। मार्क ने पलटकर इसे बाहों में ले लिया। सब कुछ बुलाकर दोनों ने पेशकदमी शुरू की। एशले सोफे पर गिर गई और इंटरकॉम की तेज आवाज ने रोमानवी फिजा के खुशगवार रंग तहलील करके रख दी। मार्क का मुंह बन गया। इसने बड़बड़ाते हुए उठना चाहा। छोड़ो, नजरअंदाज कर दो। एशले ने हाथ पकड़कर खींचा, लेकिन अगर मार्क के तासुरात में हदशात थे। वो उठ गया और सीसीटीवी मॉनिटर को देखा। एक नौजवान मोटरसाइकिल हेलमेट के साथ हाथ में पैकेट लिए खड़ा था। हेलो, मार्क ने इंटरकॉम का बटन दबाया। मिस्टर मार्क, वान का पैकेट है, मुझे दस्तखत की जरूरत है। 2 मिनट रुको। मार्क ने लानत भेजी और एशले से कहा मैं आता हूँ। वो कपड़े पहनकर बाहर आ गया। नीचे जाकर उसने दस्तखत किए, रसीद की नकल वसूल की और पैकेट लेकर वापस चल दिया। इसके जहन में इस वक्त सिर्फ एशले थी। वो ऑफिस में पहुंचा तो एशले मुकम्मल लिबास में आईने के सामने खड़ी लिपस्टिक ठीक कर रही थी। मार्क ने हैरत से देखा। एशले डार्लिंग, वो इसकी तरफ बढ़ा। तुम जा रही हो? हाँ, हमें सब्र के साथ हालात की बेहतरी का इंतजार करना चाहिए। मेरा ख्याल है, मेरा मतलब खुद को संभालो मार्क। एशले ने इसकी बात काटी। मार्क ने मुर्दा दिली से सारी लाया और वो चली गई। मार्क ने 1 घंटा ऑफिस में गुजारा, फिर घर जाने के लिए खड़ा हो गया। दरवाजे के करीब इसे पैकेट का ख्याल आया। वो पलटा और पैकेट उठाकर खोला। अंदर कोई छोटी सी प्लास्टिक नुमा कागज में लिपटी हुई चीज थी, जिस पर टेप लपेट दिया गया था। पहले वो समझा किसी ने मजाक किया क्योंकि वो शायद इंसानी उंगली की मानी थी, लेकिन पूरी तरह खोलने पर इसे खून नजर आया। नो, वो लड़खड़ा गया। दहशत ने ख्वास बहता कर दिया। नो नो। व्हीलर बारी पर कम आदमी था, उम्र 50 से कुछ ऊपर थी। तारफी कलमात के बाद राय ने इसके बेटे के बारे में इजहार अफसोस किया। राय ने इसके हाथ कांपते देखे। दोनों आंखों से आंसू का एक एक कतरा बह निकला। अंदर आना चाहते हो? वो बोला। मैं मशकूर हूँगा अगर चंद मिनट मिल जाए। अंदर पहुंचकर व्हीलर ने चाय के बारे में पूछा। राय ने इनकार कर दिया। राय का पहला सवाल वाकी टाकी और डेवी के बारे में था। वो जानना चाहता था कि डेवी गुमशुदा माइकल से क्या बातें करता रहा था। मैं उसकी ख्याली दुनिया से नारा रहता था। बसा औकात वो खुद ही से हम कलामी शुरू कर देता। मेरे इल्म में नहीं था कि उसके पास वाकी टाकी था। जुमा या हफ्ते के दिन बिलाहिर इसने मुझे बता दिया कि वाकी टाकी को इसने जय हादसा के करीब झाड़ियों से पाया था। रॉय ने सर को जुम्बश दी। वो मुझसे छुपकर अपने नए दोस्त से बातें करता था। गालिबन जुमे का दिन था। वो हादसा पुरजोश था। इसके ख्याल में किसी की जिंदगी खतरे में थी और वो दुनिया का वो वाहिद शख्स था जो इसे बचाकर हीरो बन सकता था। वो अमेरिकन पुलिस शोज का आदी था। वो हमेशा से हीरो बनना चाहता था। व्हीलर बोलते बोलते रुक गया। इसकी आंखों में अजियत का तासुर दिखाई दिया। मैं इसकी बात समझने से कासिर रहा। मेरे ख्याल में वो मामूल के मुताबिक ख्याली पुलाव बना रहा था। यकीनन वाकी टाकी डेवी साथ ले गया था। क्या डेवी ड्राइव कर लेता था? रॉय ने सवाल किया। नहीं, व्हीलर ने कहा। इसके पास माउंटेन बाइक थी। इसकी बॉडी इस जगह से 6 मील के फासले पर पाई गई है। क्या तुम समझते हो कि वो हीरो बनने के लिए माइकल को ढूंढने निकला था? हफ्ते की दोपहर मुझे एक कार उठानी पड़ी। इसने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया। वो कह रहा था कि इसे कोई जरूरी काम है। व्हीलर ने उदासी से शाने उचकाए। मेरे बेटे से किसी को दुश्मनी नहीं हो सकती। महसूस जरूर था, लेकिन अमलन वो बहुत दोस्ताना था। रॉय ने अगला सवाल करने के पहले वक्फा लिया। क्या यह मुमकिन है कि मैं उसका कमरा देख सकूं? व्हीलर ने एक तरफ इशारा किया और यार्ड क्रॉस करके रॉय को डेवी की महसूस जगह पर ले गया, लेकिन खुद अंदर नहीं गया। ख्याल मत करना। मैं नहीं। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तुम घर में मेरा इंतजार करो, रॉय ने मतानत से कहा। रॉय ने अंदर कदम रखा। यूं लगा जैसे वो किसी स्कूल के टीचिंग रूम में आ गया। मोजे, जहरीजाम, बुनियान, मैकडोनल्ड के खाली डब्बे, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें। ज़्यादातर जगह बिस्तर और टेलीविजन ने गई हुई थी। दीवारें इश्तिहारात का नमूना थी। जगह जगह मैगजीन से फाड़े गए सफ़ात चिपकाए गए थे। सब कुछ अमेरिकन कार्ड्स, किंग्स फोटोज, ड्रिंक्स और पुलिस। रॉय छोटी सी मेज़ के करीब रुक गया जहाँ कागज़ पर एक भद्दा सा नक्शा बनाया गया था। मुतवाज़ी लकीरों के 2 जोड़े थे और कुछ लिखा गया था। आखिर में एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। रॉय ने नंबर मिलाया, कुछ नहीं हुआ। रॉय कागज की शीट लेकर वापस घर में व्हीलर के पास आ गया। डेवी ने इसके बारे में कोई बात नहीं की। रॉय ने कागज लेकर व्हीलर को दिखाया। डबल कैटल ग्रिड, 2 मील सफेद काटेज नहीं। व्हीलर ने कागज देखा, पढ़ा और नफी में गर्दन को जुम्बश दी। और ये नंबर रॉय ने इस्तेसार किया। नहीं, मैं लाइलम हूँ। अब रॉय ने रुख्सत तलब की और एक बार फिर इजहार तासुफ किया। ऑफिसर बास्टर्ड को किसी भी तरह पकड़ो। डेवी के लिए वो बहुत अच्छा और मासूम लड़का। व्हीलर के चेहरे पर इश्ताल था। मार्क अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो इसका अंदरूनी लिबास पसीने में शराबूर था। दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके सेफ्टी चेन चढ़ा दी। ब्रीफ केस नीचे रखा, टायर खोलकर फेंकी, कमीज ढीली की, जैकेट उतार के सोफे पर उछाली, विस्की का जाम तैयार किया और इसमें बर्फ की डलियां डालकर सोफे पर बैठ गया। 2 घूंट लेकर इसने पैकेट निकाला, इसे एक तरफ रखा और इसमें से नोट निकाला। 1 घूंट पिया और मुस्तर तहरीर को घूरने लगा। ये तुम्हारे दोस्त और बिजनेस पार्टनर की उंगली है। हदायत के मुताबिक काम करो वरना हर 24 घंटे के बाद पहले से बड़ा टुकड़ा अरसाल किया जाएगा। ये कंप्यूटर का प्रिंट आउट था जिस पर किसी के दस्तखत नहीं थे। मार्क ने ग्लास को खाली किया और तहरीर दोबारा पढ़ी। दफातन इंटरकॉम बोल पड़ा। उससे गोया करंट लग गया। वो उछल पड़ा। सीसीटीवी पैनल की तरफ
इस उम्मीद के साथ किया कि एशले नजर आएगी, क्योंकि इसने ऑफिस से एशले को फ़ोन किया था तो वो बंद था, लेकिन वहाँ एशले के बजाय राय की शक्ल महबूद नजर आ गया। ये उस शख्स का चेहरा था जिसे वो कम से कम देखना चाहता था, लेकिन इस आरज़ू हाम के बरक्स चेहरा बार बार नजर आता था। मार्क की मुट्ठियाँ अजूद बंद हो गई। इसने रिसीवर उठाया और राय को अंदर आने के लिए कहा। साथ ही इसने इलेक्ट्रॉनिक डोर का बटन दबाया, फुर्ती से प्रिंट आउट और पैकेट को कपबोर्ड में छुपा दिया। पलटा तो दरवाजे पर दस्तक हो चुकी। इसने तेजी से लाख हटाकर सेफ्टी चेन गिराई। चंद मिनट ले सकता हूँ अगर मसरूफ ना हो ऑफिसर, तुम्हारे लिए तो हर वक्त फारिग हूँ, मार्क ने कहा। हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे। दोनों आमने सामने सोफे पर बैठ के राय जान गया कि मार्क नॉर्मल नजर आने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर मार्क, एक पजल है, शायद तुम हल कर सको। मैं कोशिश करूंगा, इसने जवाब दिया। चंद सीसीटीवी कैमरों में जुमेरात की रात तुम्हारी BMW नजर आई है, काफ़ी रात के लिविस रोड पर ब्राइटन की तरफ। तुम्हारा रुख एशटाउन फॉरेस्ट की सिमत था। राय इसकी आंखों की हरकत को देख रहा था। वो समझ गया कि मार्क झूठ बोलने वाला है। हो सकता है मैंने सफ़र किया हो, क्या तुम्हें यकीन नहीं है? राय ने कहा। उस रात तुम्हारी गाड़ी कैमरों में 2 मरतबा नजर आई है। मेरे लिए ये कोई अनोखी बात नहीं है। अचानक मार्क की बॉडी लैंग्वेज मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। राय ने हैरत महसूस की। इसे मार्क मान कदरे आरामदेह हालत में नजर आने लगा। हमारा नया प्रोजेक्ट वही है, 5 एकड़ पर 20 घर तामीर की जा रहे हैं। चंद माह कबल हमने मनसूबाबंदी की इजाज़त ली थी। मेरा वहाँ आना जाना लगा रहता है। कई अवामिल के साथ मुझे माहौल और वाइल्ड लाइफ का भी जायजा लेना पड़ता है। मुझे मुकम्मल और जामे रिपोर्ट तैयार करनी है, मार्क ने सुकून से कहा। राय का दिल डूब सा गया। यूँ लगा जैसे किसी ने बड़ी होशियारी से इसके कदमों तले ज़मीन खिसका दी हो। इसने बजट में से माकूल रकम हेल्दी फ्लावर को मिट्टी का तजिया करने के लिए दी थी। वो वादा कर चुका था, खुद को अहमक ख्याल कर रहा था। वो इस हकीकत से क्यों कर लाइलम रह गया था, क्योंकि टीम के किसी भी फर्द ने निशानदेही नहीं की। इसने मायूसी झटक कर ख्यालात का रुख बदलने की कोशिश की। इसने तीसरी मरतबा नोट किया कि मार्क का नखियों से कमरे के कोने की तरफ मुतवज्जो हुआ। राय ने सरसरी अंदाज में इस तरफ देखा। वहाँ हाई फाई सेट, मॉडर्न आर्ट का नमूना और चंद कपबोर्ड रखे हुए थे। मैंने बॉडी मिलने की खबर अखबार में देखी, वेरी सेट। राय ने इसे फिर आजमाया। बॉडी तुम्हारे इलाके में थी, मुझे ठीक लोकेशन मालूम नहीं, मार्क ने कहा। राय ने इसकी आंखों में झांकते हुए डायरी के कागज पर लिखे हुए अल्फाज दोहराए। अगर तुम A26 पर कॉरिडोर से निकलो और सफ़ेद कॉटेज के सामने गुजरकर फिर डबल कैटल ग्रिड की दूसरी जानिब, गालिबन वही तुम्हारा प्रोजेक्ट है। मार्क के जवाब देने से पहले ही राय को जवाब मिल गया। आंखों की हरकत, चेहरे का रंग, पेशानी के बाल, आवाज़ की तब्दीली और कंधों का झुकाव। शायद मुमकिन है, हाँ। यकलख्त कई रोज से आंखों के सामने गिरा, पर्दा हट गया। अगर तुम लोगों ने इसे जिंदा दफन करने का प्रोग्राम बनाया था तो ये बात समझ में आती है कि तुम लोग जानी पहचानी ज़मीन पर जाओगे और वो जगह तुम्हारे प्रोजेक्ट की ज़मीन हो सकती है। राय ने इत्मीनान से कहा। मेरा ख्याल है और तुम अभी तक लाइलमी का मुजाहरा कर रहे हो। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि माइकल को ताबूत में दफन करके स्टैगनाइट बनाई नहीं जानी थी। हाँ, तुम कह सकते हो कि उसको मारने का कोई प्रोग्राम नहीं था। यकीनन, गुड, शुक्रिया। राय ने ब्लैकबेरी निकाला। मेरे पास एक नंबर है, मेरी बात करो। हाँ दिखाओ। राय ने नंबर पढ़कर सुनाया। मार्क की पुतलियां फौरन बाएं जानिब मेमोरी साइड पर गई। इसने नंबर दोहराया। ये एशले का है। तुम क्यों पूछ रहे हो? राय ने खड़े होते हुए कहा। यह नंबर मुझे डेवी व्हीलर के घर से मिला है। मेरा मतलब है मकतूल के घर से। जो डायरेक्शन मैंने तुम्हें अभी बताई है वो भी वहीं से मिली है। इससे ये नंबर और हमारी ज़मीन की कीमत क्यों कर मालूम हुई थी? मार्क ने बेयकीनी से सवाल किया। मैं ये भी बात जानना चाहता हूँ, राय ने कहा। एक बार फिर मार्क ने कपबोर्ड वाले कोने पर निगाह मारी। राय सोच रहा था कि कपबोर्ड में कुछ है, लेकिन क्या? मार्क और एशले इसके लिए सख्त मशकूक थे। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो सर्च वारंट लाए और ऑफिस के साथ साथ इन दोनों के घरों को उधेड़ कर रखते। मसला सबूत का था। इसके पास कोई ठोस वजह या सबूत नहीं थे। मैं पुलिस के साथ तुम्हारी ज़मीन पर जाना चाहता हूँ। अगर तुम साथ हो तो आसानी हो जाएगी। राय ने इस्तफहामिया नजरों से मार्क को देखा। क्यों नहीं, कितना वक्त लगेगा? शुक्रिया, तुम 1 घंटे में तैयार हो जाओ। राय के निकलते ही मार्क वॉशरूम की तरफ भागा। मादा उल्ट रहा था। इसने झुककर कमोड में उल्टियां की, फिर फ्लश लीवर खींचा, मुंह धोया, कुलियां की। बनियान पसीने से तार थी। पसीने की वजह से बाल सर पर प्लास्टर के मानिंद चिपक गए थे। नल खोलकर इसने सर बेसन के नीचे किया और पानी ऊपर उड़ेल दिया। पानी गिरने की वजह से लैंडलाइन फोन की आवाज़ इससे कानों में ताहिर से आई। वो वापस भागा। इससे पहले कि रिंग वॉइसमेल पर जाती, इसने रिसीवर उठा लिया। हेलो, मर्दाना आवाज़ से, लहजा ऑस्ट्रेलियन। मार्क वन, ये एक्स डायरेक्टरी नंबर है। मैं किससे बात कर रहा हूँ? मेरा नाम विक है। मैं तुम्हारे दोस्त माइकल के साथ हूँ। इसने नंबर दिया है। दरअसल वो तुमसे बात करना चाहता है। क्या मैं इसे फ़ोन दूँ? यस, मार्क ने मुश्किल कहा। रिसीवर पर से इसके हाथ की गिरफ्त ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई। फिर रिसीवर लर्जीदा हाथ में हिल रहा था। इसने माइकल की आवाज़ सुनी। फ़ौरन बाद जो कर्बनाक आवाज़ आई वो मार्क की रूह में उतर गई। वो ऐसी आवाज़ से नाशना था, अजियत से लबरेज। इसे फ़ोन कान से हटाना पड़ा। ताहम वो फरियाद सुन रहा था। नो प्लीज़, नो 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 वे। फिर विक की आवाज़ आई। तुम परेशान हो गए? मैं तुम्हारे दोस्त के साथ क्या कर रहा हूँ? तुम क्या चाहते हो? मार्क को आवाज़ अजनबी लगी। तुम्हारा कैम्बियन आइलैंड में जो अकाउंट है वहाँ से कुछ रकम ट्रांसफ़र कर दो। मैं बहुत जल्द अपना अकाउंट नंबर दूंगा। मैं चाहूँ भी तो नहीं कर सकता। मार्क ने माजूरी जाहिर की। ट्रांजैक्शन के लिए हम दोनों के दस्तखत जरूरी है। तुम्हारे सेफ में जो कागजात पड़े हैं इन पर तुम दोनों के दस्तखत हैं। ये पिछले साल की बात है जब तुम दोनों ने कैम्बियन आइलैंड में वकील को पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। तुम लोग ग्रेनाडा में जायदाद की डील करने जा रहे थे। वो डील नहीं हुई। तुम लोगों ने कागजात तलफ भी नहीं किए। क्या मैं ठीक नहीं कह रहा?
विक ने अपनी मालूमात को मुजाहरा किया। मार्क दंग रह गया। प्लीज़ मेरी माइकल से बात कराओ। मार्क ने दरखास्त की। आज के लिए इतना काफ़ी है, फैसला करो और हाँ, पुलिस तक जाने की हिमाकत न करना। फोन बंद हो गया। मार्क ने तेज़ी से 14 रिसीवर के बटन को हिट किया। सॉरी, हमारे पास कॉलर नंबर नहीं है, जवाब आया। मार्क ने एशले का नंबर मिलाया। उम्मीद के बरखिलाफ रब्ता हो गया। थैंक गॉड तुम कहाँ हो, मैं फ़ोन करता हूँ। मैं मसाज के लिए गई थी। हम में से एक को अपने होशो हवास बरकरार रखने चाहिए। अब घर की तरफ जा रही हूँ। फ़ौरन गाड़ी मेरे ऑफिस की तरफ घुमाओ, हालात बदल गए हैं, बात करनी है, सुबह बात करेंगे। एशले ने कहा। मैं इंतजार नहीं कर सकता, मार्क ने जिद की। इसकी आवाज़ में मौजूद हंगामी कैफियत को एशले नज़रअंदाज न कर सके। ठीक है, लेकिन ऑफिस में मिलना मुनासिब नहीं, बार या रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मार्क ने बरकरफ्तारी से सोचा, इसके पास वक्त कम था। 1 घंटे में इसे पुलिस के साथ रवाना होना था। इसने घड़ी देखी और करीब तक इटालियन रेस्टोरेंट का इंतखाब किया जिसका नाम थिएटर रॉयल था। नहीं, मुमकिन नहीं, 8 बज रहे हैं। इसने हिसाब लगाया कि पुलिस के साथ कितना वक्त लग गया, फिर एशले के साथ 10 बजे का वक्त तय कर लिया। 2 जवान सराग रसां इसके साथ थे। कार पर कोई निशान नहीं था। सफ़र में कोई खास बात आया नहीं थी। वो इनके रहनुमाई करता हुआ डबल कैटल ग्रिड तक ले आया। उन्होंने रुककर लोकल सर्च टीम को कॉल की। कई मिनी बसेस नमूदार हुई। ताल्लुक पुलिस से था। बसों के आगे पुलिस रेंज रोवर थी। मार्क ने बताया कि मजीद कितना आगे जाना है, लेकिन होती ही इसने अपनी मजीद हिदमात पेश करने से माजूरी जाहिर कर दी। वो नहीं चाहता था कि जब कब्र दरियाफ्त होगी तो वो भी वहाँ मौजूद हो। वो ब्राइटन फेस्टिवल को भूल गया। रेस्टोरेंट तकरीबन भरा हुआ था। एशले नहीं पहुंची थी। ड्रिंक की तलब शदीद थी। मार्क ने बियर का ऑर्डर दिया और मेन्यू घूरने लगा। फिर इसे एशले का चेहरा दिखाई दिया। वो किस लिए बगैर इसके सामने बैठ गई। एशले हमेशा से ज़्यादा हसीन लग रही थी। मार्क ने बेहतियात तारीफ की। लेकिन तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। एशले ने गौर से देखा। अभी जान जाओगे मेरी हालत की वजह। वेटर को आते देखकर एशले ने हाथ से इंतजार करने के लिए कहा। वो दूर हट गया। बताओ क्या बात है। मार्क ने अपना हाथ मेज़ पर इसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन एशले ने अपना हाथ पीछे करके अपने गोद में रख लिया और सीधे होकर अलर्ट बैठ गई। मार्क ने तराज से परहेज किया और माइकल की उंगली के बारे में बताना शुरू कर दिया। एशले का सर नफी में हिल रहा था। ये झूठ है। मार्क ने इसे तहरीर दिखाई। एशले ने गैर यकीनी तहरीर पढ़ी। फिर अचानक से इसकी आंखों में गुस्सा नजर आया। इसने मुश्तबा नजरों से मार्क को देखा। मार्क, क्या ये तुम्हारी अपनी चाल नहीं है। इस मरतबा मार्क को शॉक लगा। व्हाट, क्या मैंने माइकल को छुपा कर रखा है और इसकी उंगली काटी है। शायद मैं इसे पसंद नहीं करता, लेकिन क्या तुम नहीं चाहते थे कि वो ताबूत में दम घुटने से मार जाए। एशले का बदलता हुआ अंदाज मार्क के लिए नाकाबिले यकीन था। एशले, क्या हुआ है तुमको। हम एक ही टीम की तरह हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और तुम क्या डील को भूल गई। एशले ने इतराफ में देखा और इसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मुझे सदमा पहुंचा है। हर इंसान अलग अलग तरीके से स्ट्रेस से निपटता है। हमें माइकल की मदद करनी पड़ेगी, मार्क ने कहा। एशले ने नफी में सर हिलाया। हम कुछ नहीं करेंगे, जो करेगा विक करेगा। देखो, मामला खुद बहुत ही हमवार हो गया। मार्क उलझन से एशले को तक रहा था। लेकिन यह है कौन और किस तरह माइकल तक पहुंचा। एशले ने सवाल किया। मार्क ने फैसला किया कि वो फिलहाल राय को विजिट के बारे में नहीं बताएगा, लेकिन यह समझा जा सकता है कि कोई आवारागर्द महज इत्तफाकिया कब्र दरियाफ्त कर बैठा। कब्र को अच्छी तरह रूपोश नहीं किया गया था। मार्क ने ख्याल राय की। आवारागर्द तो नहीं हो सकता, एशले ने यकीन से कहा। या फिर किसी ने बाई चांस दरियाफ्त कर ली। मार्क ने फिर ख्याल राय की, क्योंकि मीडिया के जरिए एक अमीर आदमी का ग़याब मशहूर हो गया था। ढूंढने वालों के लिए लाइफ टाइम चांस था। एशले ने खामोशी इख्तियार की। फिर इसने सवाल किया। हम कैसे कह सकते हैं कि उंगली का टुकड़ा माइकल के हाथ का था। 3 हफ्ते पहले मैं और माइकल बोट पर मुरम्मत का काम कर रहे थे। इसका एक हाथ एक दरवाजे में आ गया। चंद रोज बाद इसने मुझे दिखाया। इसकी एक उंगली पर स्याही माइल नीलगू दायरा बन गया। उंगली का जो टुकड़ा मुझ तक पहुंचाया गया है, इस पर दायरा मौजूद है। मार्क ने वजाहत की। मार्क, क्या तुम पुलिस को बताओगे, ऑफिसर को कॉल करोगे। मार्क समझ गया कि ये अजहुद एक खूबसूरत हल साबित होगा। पुलिस तक बात गई तो माइकल मारा जाएगा। एशले और खुद उसकी मर्जी का प्लान भी नाफिज हो जाएगा। पाम डिवाइस माइकल के पास होगी। मार्क ने कहा। इसे जिंदा निकाला गया है तो वो जान गया होगा कि मैं जाए तदफीन से वाकिफ था। इत्तफाकिया हादसे की वजह से इसे बाहर निकालने का प्लान नहीं खत्म हो गया। क्या ऐसा नहीं था। मार्क खामोश रहा, फिर बोला। अब वो बाहर है, लेकिन फिर मौत के मुंह में है। एशले ने इत्मीनान से कहा। मार्क सोच रहा था कि स्टैग नाइट पर वो महज एक मजाक था। असल प्लान यही था कि चंद घंटों बाद इसे बाहर निकाल लिया जाएगा। हफ्ते के रोज इसकी शादी एशले से हो जाना थी। कानूनन आधे शेयर एशले के पास आ जाते और इसमें मार्क के शेयर मिल जाते। अक्सरियती वोट की बुनियाद पर बोर्ड का कंट्रोल माइकल के हाथ से निकलकर एशले और मार्क के पास आ जाता। ट्रैफिक हादसे के बाद बात कहीं से कहीं चली गई थी। वापसी पर जब उसे हादसा की खबर मिली तो इसने माइकल को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। क्यों तुमने कब्र से हवा की ट्यूब निकाली थी। क्या तुम नहीं चाहते थे कि वो मर जाए, या तुम इसे जिंदा निकालने गए थे। एशले ने सवाल किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तुम कातिल भी नहीं हो। कातिल का किरदार विक अदा करेगा। एशले ने सीट छोड़ दी।